अभी एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ है, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का, जो उन्होंने वहाँ की विधानसभा में दिया और वो उन्होंने जोड़ा कि किस तरह से जो जनसंख्या बढ़ती है, तो वो स्त्रियों की जो पढ़ाई है, उससे वो जुड़ी हुई है और उसको लेकर वो बयान काफ़ी आपत्तिजनक है, ऐसा उसको लेकर बातें चल रही हैं। तो क्या ऐसा है पर यही अगर बयान अंग्रेज़ी में कहा जाता, तो शायद वो आपत्तिजनक नहीं लगता, ऐसा भी लगता है। तो क्या भाषा पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है या भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए थी? उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इतनी बड़ी ये बात है कि उन्होंने अभी उसको लेकर इस्तीफ़ा देना चाहिए? दूसरा इसी से जुड़ा सवाल उन्हीं का है कि अभी जो एक नई फ़िल्म आई थी, ओह माय गॉड 2 उसमें भी सेक्स एजुकेशन इस विषय पे काफ़ी बातें बोली गई हैं और उसमें भी ये बोला गया है कि जो भाषा में ये बातें करो, वो ऐसी बात भाषा होनी चाहिए कि वो बात लोगों को अच्छी लगे या कम से कम बुरी ना लगे। तो आप इस चीज़ को कितना महत्व देंगे? नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में बिहार के बात कही, उनका कहने का तरीका बहुत अच्छा नहीं था। अब वो आपत्तिजनक था, नहीं था, इसके बारे में बहस हो सकती है, लेकिन वो जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं था, सभ्यतापूर्वक नहीं था, भाषा सभ्य नहीं थी। वो अगर इस ढंग से कहते हैं कि जो लोग अनपढ़ होते हैं, वो घर जाने के बाद में शायद उन्होंने कोई शब्द कहा होता कि उनके सामने दूसरा कुछ होता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो सेक्स करते हैं और फिर लगातार बच्चे हो जाते हैं। और जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है, वो कब बच्चा होना चाहिए इसकी केयर लेता है, इसलिए उसके बच्चे उतने नहीं होते हैं। तो इस ढंग से बात कही होती तो कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने जिस ढंग से बात कही वो ढंग थोड़ा-सा औचित्यपूर्ण नहीं था, सभ्यतापूर्ण नहीं था। इसलिए उनकी इतने बड़े पैमाने पर आलोचना हुई। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो सही बात है। सीधा आपको दिखता है कि जो जोड़े भारत में जैसे एजुकेशन के कारण कितना परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में बहुत बहस हो सकती है। लेकिन एजुकेशन के कारण जो कुछ थोड़े बहुत फायदे हमारे देश में हमें प्राप्त हुए, उसमें से एक फायदा तो ये है ही। जैसे-जैसे लोगों का एजुकेशन बढ़ा, थोड़ा-सा उनका जीवन स्तर बढ़ा, वैसे-वैसे बच्चों की संख्या कम होते गई। हालाँकि हमने कुटुंब नियोजन की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। एक ज़माना था जब इमरजेंसी में बड़े पैमाने पर कुटुंब नियोजन के लिए प्रयास किया गया। वो थोड़ा गलत तरीके से किया गया, खास कर जो दिल्ली में हुआ, वो गलत तरीके से हुआ। इस कारण उसकी पूरे देश में बहुत रिएक्शन आई। फिर जब जनता गवर्नमेंट आया, इंदिरा गांधी जी का राज गया, उसके बाद में जनता गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कुटुंबक नियोजन जो एक डिपार्टमेंट था केंद्र का, उसका नाम ही बदल दिया, उसको कुटुंब कल्याण कहना शुरू कर दिया। यानी इतना डर बैठ गया उसके बाद। और फिर कुटुंब नियोजन के जो तरीके हैं, उसके बारे में बहुत कम प्रयास होने लग गए। लेकिन पूरी तरह से 100% रुके ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ सरकार की ओर से जो कम ज्यादा प्रमाण में काम अच्छा काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, उसके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचते गई। उनका जीवन स्तर बढ़ते गया, एजुकेशन का स्तर बढ़ते गया और हमारे यहाँ बच्चों का जो जन्म दर है, वो कम होते गया। ये तो फैक्ट है और ये सभी धर्मों में हुआ। ये केवल हिंदुओं में हुआ ऐसा नहीं है। ये मुस्लिमों में भी हुआ, क्रिश्चियनों में भी हुआ, सभी में हुआ। ये जो फ़र्क महसूस आया या फिर ये जो बदलाव आया, ये बदलाव के पीछे एजुकेशन ये कारण है। तो उन्होंने यही बात कही थी कि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं तो उनको ये पता होता है कि बच्चे आना कैसा रोकें, इसलिए वो किसी चीज़ का उपयोग करते हैं और उपयोग करते हैं यानी उनको कहना था कि कंडोम का उपयोग करते हैं। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं उनको ये पता नहीं होता, वो कंडोम का उपयोग नहीं करते, बराबर ब बच्चे पैदा कर देते हैं, समस्याएँ बढ़ा देते हैं। तो ये बात थोड़ा-सा अलग ढंग से उन्होंने कही होती तो उसके पीछे कोई भी अलग ढंग से ये रिएक्शन नहीं आती या फिर ये रिएक्शन आती भी तो उसको कोई महत्व नहीं देता। अब उसके लिए नीतीश कुमार जी ने माफ़ी भी माँग ली है। ज़ाहिर तरीके से माफ़ी माँगी है इसलिए उस बात को हमने भूल जाना चाहिए। और महत्व का मुद्दा है कि एजुकेशन के कारण में ये फ़र्क महसूस होता है और एजुकेशन के साथ में
हमको सेक्स एजुकेशन भी बहुत आवश्यक है, ये बात तो सही है। जो पिक्चर का सवाल आया, ओ माय गॉड 2 मैंने देखा है वो सिनेमा। अच्छे ढंग से उसमें सेक्स एजुकेशन के लिए कहा गया है। उसकी आवश्यकता को बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा गया है उस ओर, तो ये अच्छी बात है। पूरे समाज में ही, भारत के समाज में और सारे दुनिया के समाज में सेक्स एजुकेशन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जीवन प्राणी जैसा नहीं है। अब कई लोग कहते हैं बोलते वक़्त सेक्स एजुकेशन के बारे में कि प्राणी कहाँ सीखते हैं? कुत्ता-बिल्ली सीखते हैं क्या? फिर इंसान को ही सीखने की क्या आवश्यकता है? तो उनका कहना ऐसा होता है कि इंसान भी तो प्राणी है, तो उसको क्या सीखने की आवश्यकता है? लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसान और प्राणी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। प्राणी जगत में नेचर के जो नियम होते हैं, उसी के अनुसार बाकी प्राणी बर्ताव करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। इंसान ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप में प्रगति कर नेचर के बंधन को शिथिल करना बड़े पैमाने पर शुरू किया। वो नेचर के सारे बंधन नहीं स्वीकारता। अगर नेचर के बंधन स्वीकारने वाला होता तो उसने ये विवाह संस्था भी निर्माण नहीं की होती। मैं हमेशा कहता हूं कि कुल्ला कुत्ता बिल्ली शादी थोड़ी ही करते हैं, इंसान शादी करता है। और शादी करना ये अननेचुरल है, नेचर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी शादी की, ये व्यवस्था हमने निर्माण की है और इसलिए हमने सेक्स पर बंधन ला दे। वो हमारे समाज में प्राणी जगत में जैसा खुला व्यवहार होता है उस ढंग का व्यवहार नहीं होता है और इसलिए उसका जो ज्ञान अपने आप नेचर में से प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता है। प्राणी जगत में छोटे छोटे बच्चे नर और मादी एक दूसरे के साथ में प्रणय करते हैं, वो देखते हैं, खुले आंखों से देखते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इस ढंग की कृति होती है। इंसान के बच्चे अपने माँ बाप को इस ढंग से नहीं देख पाते, ना ही ये संभव है, ना ही हमारे सभ्यता का हिस्सा है। और इसलिए सेक्स एजुकेशन ये देश में, हमारे केवल देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बहुत आवश्यक है। जो प्रगत देश है वहां पर दिया जाता है। हालांकि सेक्स एजुकेशन के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारे शरीर की पहचान। जब हम कहते हैं कि स्कूलों में हमें सेक्स एजुकेशन देना है, तो इसका मतलब वो सेक्स एजुकेशन नहीं होता है, वो केवल होती है पहचान, शरीर की पहचान, हमारे अवयवों की पहचान, हमारा शरीर किस ढंग से काम करता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया क्या है, यहां तक की बातें केवल सिखाना, ये हो गया हिस्सा स्कूलों तक, जिसको हम सेक्स एजुकेशन को मान सकते हैं कि स्कूलों स्कूलों तक हम शरीर का परिचय दे रहे हैं, शरीर की यंत्रणाएं किस ढंग से काम करते हैं उसका परिचय दे रहे हैं। उसके बाद में जैसे टीनेज लड़के पार करते हैं या फिर 18 के बाद के जो लड़के हैं जिनको हम शादी करने का अधिकार दे चुके हैं। अब 18 साल की लड़की को तो शादी करने का अधिकार है, 21 साल के लड़के को शादी करने का अधिकार है। तो 18वें साल में उनको आगे की चीजें पता चलनी चाहिए, फिर उसको हम कहेंगे सेक्स एजुकेशन। पहले शरीर परिचय, दूसरा सेक्स एजुकेशन। फिर यहाँ पर पति पत्नी के संबंध क्या हो सकते हैं, उनमें से क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसकी बारीकियां उन तक पहुंचाना, ये दूसरा हिस्सा हो गया। क्योंकि महाराष्ट्र में सेक्स एजुकेशन का यानी प्रयास हुआ, जब महाराष्ट्र में ये प्रयास हुआ तब उसकी एक किताब बनी थी। वसंतराव जी पुरके तब शिक्षा मंत्री थे महाराष्ट्र के। उन्होंने बड़े उत्साह से सेक्स एजुकेशन लाने का प्रयास किया। उसके लिए टीचर्स के लिए जो बुक्स बनी थी वो बुक्स प्रसिद्ध हो गई। उन दिनों में मैं रेगुलरली विधान भवन अटेंड करता था। जो भी विधानसभा में और विधान परिषद में, यानी जो महाराष्ट्र की संसद है वहां पर ये चर्चाएं होती हैं, असेंबली जिसको कहते हैं, वहां पर ये चर्चाएं मैं अटेंड कर रहा था। तब काफी एमएलए इस बात पर टूट पड़े थे, ये सेक्स एजुकेशन के नाम पर आप समाज को बिगाड़ रहे हो। हालांकि ये किताबें टीचर्स के लिए तैयार की गई थी, उसमें कुछ फिगर्स थे,
कुछ आसन थे और उसके आधार पर सब चिढ़ गए थे और क्या-क्या हो हल्ला हुआ और महाराष्ट्र में वो जो सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होने वाली थी, उसको रोक लग गई। अब ये भी अज्ञान है हमारे इसमें। तब मैंने जिन एमएलएज़ ने इसका विरोध किया था, उनको कहा था कि आप कल्चर की बात कर रहे हो, तो कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं? वो कह रहे थे भारतीय संस्कृति। मतलब भारतीय संस्कृति यानी कौन-सी संस्कृति है? आपको कहाँ तक भारतीय संस्कृति का ज्ञान है? फिर मैंने सवाल पूछा, ये जो हमारा अलग-अलग मंदिर है, अलग-अलग जगह पर, ये क्या भारतीय संस्कृति के हिस्से नहीं है क्या? कोणार्क क्या है? खजुराहो क्या है? जगन्नाथपुरी के मंदिर पर किस ढंग के शिल्प हैं? और फिर हमारा वात्सायन कौन है? पूरे दुनिया को सेक्स एजुकेशन देने वाला पहला माना जाता है सेक्स एजुकेटर। तो वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है क्या? अरे भाई जिसको आप धर्म कहते हो, रिलिजन कहते हो, उसके मंदिरों में अगर इस ढंग के शिल्प हैं, तो फिर आप सेक्स एजुकेशन की कौन-सी बात कर रहे हो? और ये तो प्राथमिक बात सिखाने की बात थी, कौन से कल्चर की बात कर रहे हो? ये आपका कल्चर नहीं है, ये कल्चर अंग्रेजों का था, है नहीं। क्योंकि जब भारत में अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ एजुकेशन शुरू किया था, तब विक्टोरियन पीरियड की जो मान्यताएँ थी सेक्स की, वो हमारे दिमाग में उन दिनों में बैठ गई, वो आज तक हम पकड़ कर बैठे हैं। हमारी ओरिजिनल ये मान्यताएँ नहीं है। भारत में सेक्स एजुकेशन के बारे में और सेक्स के बारे में बहुत ही अलग ढंग के विचार रहे हैं, अलग परंपराएँ रही हैं, खुलापन रहा है। ये जो बंदिश हमने जो निर्माण किया, सब चीज़ों को ढकने का प्रयास निर्माण किया, ये अंग्रेजों के एजुकेशन के साथ में आया। उसके बाद में इंग्लैंड बहुत बदला, अंग्रेज बहुत बदले, लेकिन हम वहाँ के वहाँ रह गए और उसको पकड़ कर बैठे। ये फैक्ट है। लेकिन आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, ये जनरेशन है, ये नहीं सुनती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक्सप्लोर करती है, इंटरनेट देखती है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो जानती है, इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं मानती और इसलिए उनमें सेक्स एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये इंटरनेट में इतनी गलत-सलत चीज़ें भी उनके सामने पहुँचती हैं कि जिसको वो सेक्स एजुकेशन समझते हैं, वो सही मायने में सेक्स एजुकेशन नहीं होता है। सेक्स ये विषय मैं सिखाता हूँ, मेरे कोर्सेज़ में सिखाता हूँ, बहुत विस्तार से सभी बातें लोगों के सामने मैं रखता हूँ, पति-पत्नी संबंध रखता हूँ, उसकी बारीकियाँ मैं बहुत जानता हूँ। इसलिए वहाँ भाषा का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होना चाहिए। सभ्य भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। सब लोगों ने सुने, इस ढंग से ही लोगों के सामने रखनी चाहिए और इसलिए वो भाषा की मर्यादा, ये एजुकेशन के साथ में आना स्वाभाविक है, आवश्यक है, इनेविटेबल है और उसमें थोड़े-से हमारे नीतीश कुमार जी चूक गए थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी माँगी है, इसलिए उस बात को भूल जाना चाहिए और उन्होंने जो इस महत्व के मुद्दे को स्पर्श किया, उसकी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। सेक्स एजुकेशन ये आज के युग की आवश्यकता है।